दोस्तों, मैं सतबीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको 2013-14 का वो वक्त याद है जब आम आदमी पार्टी की सत्ता आई थी दिल्ली के अंदर और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला हुआ था। तो दिल्ली के जो इंचार्ज लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते। लेकिन उसके अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी चुनाव के जरिए और मुख्यमंत्री बने थे अरविंद केजरीवाल जी। तो पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं होने के कारण उसकी जो पुलिस है या सिक्योरिटी का मामला वो केंद्र सरकार के हाथ में है दिल्ली का। तो एक बार एक इंस्पेक्टर को किसी उसमें क्राइम हो गया, तो अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि इसको इंस्पेक्टर को यहाँ से बदल दो। तो उन्होंने बदलने से मना कर दिया। तो अरविंद केजरीवाल जी ने उसी बात का इतना बड़ा मुद्दा बना लिया कि मुख्यमंत्री होते हुए वे धरने पर बैठ गए और पूरी सरकार का कामकाज उन्होंने, जो कि डेमोक्रेटिक तरीके से जीत के आई थी, उसका कामकाज रुक गया। वो धरना काफ़ी दिनों तक चला था। तो अंत में लेफ्टिनेंट गवर्नर उसका वो कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया उस इंस्पेक्टर का। अब ये देखिए दोस्तों, इतनी छोटी-सी बात के ऊपर एक मुख्यमंत्री धरने पर बैठता है। तो वास्तव में उस मुख्यमंत्री का मेरे अपने हिसाब से तो उसको ट्रांसफ़र करने का वो नहीं था, उसको जनता में ये दिखाना था कि देखिए, ये दिल्ली की सिक्योरिटी का मामला है, वो केंद्र सरकार के हाथ में है, होम मिनिस्ट्री के हाथ में है और हमारे हाथ में नहीं है। और इस तरह की जो पुलिस है, ये काम करने लग रही है। यानी कंधे एक इंस्पेक्टर के कंधे पर रख कर ने और बंदूक चलाई जा रही थी और पब्लिक को ये मैसेज दिया जा रहा था कि ये गलती हमारी नहीं है, ये गलती केंद्र सरकार की है, यानी बीजेपी की है। तो दोस्तों, ऐसा ही अब मामला आजकल चल रहा है। एक जेजेपी पार्टी है, अब आपको पता है इसके अंदर तो उसका जो इलेक्शन के अंदर जो सुपड़ा साफ हुआ है, जैसे खुद उसके जो सर्वे सर्वा थे दुष्यंत चौटाला जी, वो भी अपनी ज़मानत तक नहीं बचा पाए। तो करने धरने के लिए अब उनके पास इतना ज़्यादा कुछ है नहीं और न ही उनकी ज़्यादा संभावना नज़र आती। तो ये दुष्यंत चौटाला जी और दिग्विजय चौटाला जी कहीं जाने लग रहे थे, तो एक सीआईए के जो इंस्पेक्टर हैं हिसार के, उन्होंने किसी बात के ऊपर उनकी गाड़ी को रुकवा कर ना उनको धमका दिया और उसको वो दुष्यंत चौटाला जी ने वो उसको करके ना उसके ऊपर काफ़ी बवाल मचा रखा है और अब भी वो बवाल चला हुआ है। तो उस बवाल का मेरे हिसाब से तो ये है कि जेजेपी पार्टी ने, यानी दुष्यंत चौटाला जी और जो दूसरे जेजेपी के नेता, उनको एक मुद्दा मिल गया और इस मुद्दे को वो हवा देने लग रहे हैं। यानी इसी एक छोटे से मुद्दे के ऊपर वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने लग रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस सारे मामले में मैंने अपनी कल की वीडियो में बताया था। अरे, कल की वीडियो पे दोस्तों थोड़ा सा ध्यान आया। दोस्तों, एक 3-4 दिन पहले मैंने मिर्चपुर कांड के ऊपर वीडियो बनाई थी, तो उसमें एक शब्द आया था। तो वो पहले तो वो मैंने शब्द बोल दिया था, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि ये शब्द तो थोड़ा-सा अनुचित है। क्योंकि मेरा जो बेस है वो ग्रामीण बेस है, गाँव का बेस है और गाँव में ये 40-50 साल पहले बहुत नॉर्मल बात हुआ करती, तो वही बेस अब बना हुआ। हालाँकि उस टाइम भी मेरा किसी का ये नहीं था कि मैं किसी का अपमान करूँ, न ही कभी किसी भी उसका, चाहे वो एससी समुदाय हो, वाल्मीकि समुदाय हो या कोई भी है, कभी भी मेरा जो है अपमान करने का कभी वो रहा ही नहीं, मंशा रही ही नहीं। तो क्यों? क्योंकि मैं मानता हूँ कि सभी जाति एक जैसी होती है और जो भी जाति एक कोई काम करती है उसकी इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है वो कि दूसरी जाति उसको नहीं कर सकती। कई बार ये वाल्मीकि समुदाय या जाटों के बारे में या ब्राह्मणों के बारे में सवर्ण समाज या ऊँची जाति इस तरह के शब्द लगा दिए जाते हैं, जबकि मैं ये मानता हूँ कि जो वाल्मीकि समाज काम कर सकता है वो सवर्ण समाज काम नहीं कर सकता और जो सवर्ण समाज काम कर सकता है वो वाल्मीकि समाज कर सकता है उस काम को। तो मेरे हिसाब से तो अगर काम की इम्पोर्टेंस भी देखी जाए तो वाल्मीकि समुदाय ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय कि जो क्षत्रिय समाज है या ब्राह्मण समाज है। लेकिन हर एक समाज की अपनी अपनी एक महत्ता होती है, चाहे वो कोई भी समाज हो। तो कल भी दोस्तों एक छोटा-सा, हालाँकि कि मेरा ऐसी कोई वो नहीं है किसी भी तरह, लेकिन एक शब्द यूज़ आया तो उसके ऊपर भी मुझे लगता है कि शायद ये भी वो शब्द है किसी का इस भावनाओं को या किसी को वो ना पहुँचे। मैंने एक शब्द बोला था ना, ये हालाँकि वो एक काल्पनिक वो थी, किसी के ऊपर वो नहीं था, टारगेट करने का मेरा मकसद नहीं था, लेकिन फिर भी जो शब्द यूज़ हुआ, मुझे लगता है कि हो सकता है इस शब्द के ऊपर भी शायद किसी को वो ना हो, ऐतराज़ ना हो। तो इसलिए उस शब्द के ऊपर भी मैं थोड़ा सॉरी बोलता हूँ और सिर्फ़ इसी शब्द के ऊपर क्या, अगर कोई भी ऐसा शब्द, चाहे वो किसी भी समाज के वो हो, अगर वो उस शब्द को थोड़ा अनुचित मानता है और अगर मेरे द्वारा कहा गया है या अगर कभी भविष्य में भी कहा जाएगा, तो उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोलता हूँ। मेरा ऐसा कोई भी मकसद नहीं है कि मैं किसी जाति को टारगेट करूँ। हाँ, थोड़ा अगर फ़्लो में निकल जाता है तो वो एक आदत सी बनी होती है गाँव वालों की, तो वो फ़ील करने की वो नहीं है। मेरा कोई ऐसा नहीं था, चाहे वो कोई भी समाज हो। ख़ैर दोस्तों, ये तो था
जो एक नाई शब्द का मैंने इस्तेमाल किया था। हालाँकि कानून के अंदर या संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि हम ये शब्द नहीं बोल सकते। जिस प्रकार कानून में जो हरिजन शब्द के लिए वो दिखाया प्रतिबंधित उसको किया गया है, ऐसे नाई शब्द को प्रतिबंधित नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी जो सैन समुदाय है, वो थोड़ा इस शब्द के ऊपर थोड़ा ज़्यादा वो करता है, तो चलिए उसके लिए अगर किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी, मैं ये अपनी तरफ से कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा कभी भी ऐसा वो नहीं रहा है कि मैं किसी उसका बुरा सोचूँ या बुरा बोलूँ या कुछ क्योंकि किसी भी समाज के लिए कुछ भी शब्द, छोटे से छोटा शब्द भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खैर दोस्तों, ये तो थी कल के वीडियो की बात। तो मैं कह रहा था दोस्तों कि दुष्यंत चौटाला जी का ये जो मामला है, ये मेरे हिसाब से राजनीतिक रोटियाँ सेकना ज़्यादा है। लेकिन इसके अंदर दोस्तों जो एक बात आई थी उभर के ना, एक आदमी का नाम उभर के आया था, वो ज़रूर उस चीज़ के ऊपर कल भी मैंने वीडियो बनाई थी और आज भी कहूँगा कि ये एक अच्छा हुआ इस तरह का वारदात हुई तो। क्यों? क्योंकि इससे पुलिस का जो दुर्दांत चेहरा है, जो क्रूर चेहरा है, वो सामने आया। और वो कैसे आया? कल भी मैंने बताया था, हिसार के सीआईए 2 का एक इंस्पेक्टर हुआ करता था पवन कुमार, कि उसने जिस प्रकार उसकी गाड़ी को रोका तो एक अलग मामला था। लेकिन जैसे मीडिया में उसका नाम आया तो उसके खिलाफ इतने ज़्यादा वीडियो और इतने ज़्यादा उसकी क्रूरता के किस्से आने लगे। कल भी मैंने एक किस्सा बताया था कि कोई सुमन बिश्नोई नाम की हमारी बेटी थी, तो उसने कहा था कि इसी पवन कुमार ने उसके पति को एनडीपीएस एक्ट के अंदर उसको गिरफ्तार किया और फिर इतना ज़्यादा टॉर्चर किया, इतना मारा पीटा, और उससे 25 लाख रुपए मांगे जा रहे थे और हम नहीं दे पाए तो मेरे पति की हत्या कर दी। और उसके ऊपर उन्होंने एफआईआर दर्ज भी करवा रखी है, जिसका एफआईआर नंबर भी उसने कल बताया था। उसके साथ ही कल एक और दोस्तों, एक मंजू थी, मंजू रानी थी, उसके पति रमेश कुमार था, उसको भी उकलाना से थी कोई, उसको भी उसने भी वो कहा था कि मेरे पति को उसमें अरेस्ट कर रखा है और वो जेल में जाके मेरे पति को धमकी देता है कि सारे परिवार को मैं वो फंसा दूंगा, नहीं तो मेरे खिलाफ जो केस है उसको उठा लो। ये तो कल वीडियो आई थी, लेकिन कल में आज में दोस्तों इतने ज़्यादा कारनामे उसी पवन कुमार के बारे में आए हैं कि मैं खुद हैरान हुआ। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था तो उसमें भुना का कोई महेंद्र पाल टेलर था, उसने भी अपनी बताई कि जब रतिया के अंदर उसकी दुकान थी तो इसी पवन कुमार ने उसको इतनी बुरी तरह से मारा पीटा था, और वो भी कोई पैसे का लेन देन था उसने बताया था, लेकिन काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो उस पैसे के लेन देन में इतनी बुरी तरीके से मारा गया था और बार बार उससे ज़मीन से नाक रगड़वाई गई। और सिर्फ उसी से नहीं बल्कि सारे थाने में उसको घुटनों के बल चला के न, जितने भी पुलिसकर्मी थे उस सभी पुलिसकर्मियों के सामने उसने नाक रगड़वाई। ये उस महेंद्र कुमार की वीडियो में आप देख लेना दोस्तों यूट्यूब के ऊपर। क्यों? क्योंकि मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहता, जो भी सोशल मीडिया में पब्लिक डोमेन में होता है उसी के आधार पर मैं बोलता हूँ। और ये उसका महेंद्र पाल का इंटरव्यू अब सोशल मीडिया पे चला हुआ है। और सिर्फ महेंद्र पाल का ही नहीं, उसके अलावा और भी एक जेजेपी का एक नेता, उसकी भी आज वीडियो आई है। एक आहूजा आहूजा था, रवि आहूजा, उसने बताया कि रात को ये महेंद्र कुमार इस मेरे घर में ऐसे घुसा जैसे आतंकवादी घर में, और उसने रिवॉल्वर लोड करके वो करने की कोशिश की, मेरे को डराने धमकाने की कोशिश की। और इतना ही नहीं, अभी इसके अलावा और भी एक 15-20 दिन पहले की भी बात है कि मैं एक कमेंट आया था मेरे उसके ऊपर कि कोई सरपंच था गंगवा, उसके बेटे परवीन को भी इसी महेंद्र कुमार ने बहुत घर में घुस के ने टॉर्चर किया, उसको बहुत मारा पीटा और ये कहा केस कर दिया तो सारे परिवार को अंदर करवा दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो ये पुलिस का इतना क्रूर चेहरा, एक्चुअली में दोस्तों ये तो हिसार का तो एक नाम आया है, सीआईए के अंदर जितने भी हैं ऐसे बहुत से आदमी हैं। और एक आपने ये डिगल एनकाउंटर के मामले में भी देखा होगा कि वो सीआईए वाले ही थे जो अपराधियों के साथ बैठ के पार्टी करने लग रहे थे। वो पंकज अहलावत मर्डर, पंकज अहलावत का काउंटर था, जो बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता थे, परवीन अहलावत, ये क्या नाम, प्रदीप अहलावत, उसके भाई का जो मामला था, उसमें भी देखा हुआ कि सीआईए वाले कैसे पार्टी कर रहे थे अपराधियों के साथ मिलके ने। और हर जगह ये सीआईए वालों की क्रूरता, ये इस तरह का जो किस्से ये गाए बगाए सुनते रहते हैं। आखिर ऐसा होता है क्यों? इसलिए होता है दोस्तों कि इनके ऊपर बड़े अधिकारियों का हाथ होता है। और ये जो जैसे सुमन बिश्नोई ने आरोप लगाया था कि मेरे पति को गिरफ्तार करके 25 लाख रुपए मांगे गए, ऐसे ही मोटी-मोटी रकम लेके उनको छोड़ दिया जाता है। और अगर कोई देने में सक्षम नहीं होता तो फिर उसके ऊपर केस बना के उसमें जेल में सड़ा दिया जाता है। ये आजकल पैटर्न चल रहा है। और एक संदीप लाठर मर्डर केस हुआ, सुसाइड केस था, उसमें भी जो आईजी पूर्ण कुमार थे उसका
उसका जो गनमैन हुआ आया था सुशील या क्या नाम था, उसने भी जब बताया था संदीप को कि ये बड़ा गेम है और मेरे को बड़े अधिकारी अपने आप बचा लेंगे। तो इसका तात्पर्य ये है कि ये वसूली का जो खेल है ना, ये पूरे हरियाणा के अंदर चला हुआ है और उस वसूली के लिए क्या-क्या क्रूरता करती है पुलिस, क्या-क्या सीआईए वाले क्रूरता करते हैं, ये अब ये पवन कुमार की जो वीडियो आने लग रही है, उससे ये पता चलता है। ये तो गैंगस्टरों से भी खतरनाक है पुलिस वाले, जिस पुलिस के ऊपर आम पब्लिक की सेवा का, सुरक्षा का और सहयोग का वो वादा किया जाता है और उससे उम्मीद की जाती है कि आम पब्लिक की वो सुरक्षा करेगी। वो ऐसे अपराधियों से भी खतरनाक काम करते हैं, अपराधियों से भी गए गुज़रे होकर लोगों के साथ इस तरह प्रताड़ित करते हैं, लूटते-पाटते हैं। तो ये हरियाणा की पुलिस तो डकैतों से भी ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है। पिछले 12 साल में क्या बीजेपी ने यही दिया हरियाणा के अंदर? क्या खट्टर साहब ने यही दिया? आज मुख्यमंत्री नायब सैनी जी तो ये कह रहे हैं कि मुझे तो एक उसकी भी अधिकार नहीं है, एक चपरासी की ट्रांसफ़र करने का भी अधिकार नहीं है। तो फिर किसको अधिकार है? कौन रोकेगा हरियाणा को? तो ये मैं तो ये पब्लिक को कहना चाहूँगा कि ऐसी पार्टी जिसने ऐसी क्रूर पुलिस दी हो, क्या उस पार्टी को अपने बच्चों को मरवाने के लिए, अपने बच्चों को लूटने-खसोटने के लिए उस पार्टी को वोट देते हैं? ये समझ में नहीं आता कि पब्लिक फिर भी क्यों अंधी है? खुद अपनी बर्बादी अपने हाथों से लिख के ना ऐसे क्रूर पुलिस वालों को वो पालन-पोषण करती है, करदाताओं के पैसे से तनख्वाह जाती है, सरकार उनको ऐसे आदमियों को अपॉइंट करती है, तो ये तो बहुत ही शोचनीय मामला है दोस्तों। हाँ, इस मामले में एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये या तो ये कहिए कि अभी पवन कुमार का पाप का घड़ा भरा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दुष्यंत चौटाला जी से टकराए। अगर वो अभय चौटाला जी से टकरा जाते और उनकी गाड़ी को रोकने के इस तरह धमकी देने की गलती कर देते, तो मैं ये समझता था कि उसका पाप का घड़ा उसी दिन फूट जाता और अब से पहले तो उसके तेजाखेड़ा फार्म के दर्शन हो चुके होते और ये अच्छी बात है। मैं इसको अच्छा मानता हूँ कि एक इतना ताकतवर आदमी से उम्मीद की जा सकती है कि ऐसे क्रूर पुलिस वालों के साथ अगर वो ऐसा कर कर सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। ये पब्लिक की सेफ्टी के लिए है। लेकिन करना चाहिए था एक बार पवन कुमार को अभय चौटाला जी से टकराना चाहिए था ताकि कम से कम वो जो सबक सिखाते, तो पब्लिक को कुछ शांति तो होती। अब ऐसा लगता है कि अभय चौटाला जी जैसे मजबूत आदमी, दबंग आदमियों को एक बार तो कम से कम सीएम होना ही होना चाहिए ताकि इस तरह का जो क्रूर चेहरा पुलिस का और इस तरह पब्लिक को मारती है, लूटती है, इस तरह कम से कम उनका तो इलाज किया जा सके। खैर दोस्तों, चलिए जैसा भी है ये तो हरियाणा की जनता जाने, क्या कह सकते हैं, लेकिन पुलिस का इतना खतरनाक चेहरा, इतना क्रूर चेहरा आज से पहले नहीं देखा था दोस्तों। आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि मेरा विश्लेषण सही है तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें दोस्तों। हाँ, एक बार फिर कहना चाहूँगा अगर मेरे किसी भी शब्द से, एक छोटे से शब्द से किसी भी समाज को थोड़ा-सा भी फ़ील होता है तो मैं एडवांस में ही उसके लिए सॉरी फ़ील करता हूँ। मेरा ऐसा कभी भी कोई भी मकसद नहीं होता उस चीज़ के लिए, क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से सभी आदमी एक समान है, सभी जाति एक समान है, कोई ऊँच नहीं है, कोई नीच नहीं है। परमात्मा ने सिर्फ़ इंसान को पैदा किया है। बाकी लोगों ने अपने-अपने हिसाब से किसी ने जाति बना दी, किसी ने धर्म बना दिया, किसी ने और दूसरा वो बना दिया, सबने अपने-अपने धंधे चल रहे हैं दोस्तों। ख़ैर चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चलते-चलते एक प्रार्थना और करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।